हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सेमेस्टर फर्स्ट में जिन बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वाले समय पे जाए 9667836666 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का कंटेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 9 की आखिरी वीडियो के ऊपर, जहां हम पढ़ेंगे पब्लिक गुड के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, और ध्यान रखना नोट्स आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो जो आपका स्टडी मटेरियल उसके नोट्स और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंदर ही। अब यहाँ पे आते हैं तो हमें अब क्या समझना है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। अब पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एक सिंपल सी बात है, पब्लिक गुड क्या होता है, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, एक तरह से फ्री में। तो जब गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट हमें हर एक गुड फ्री में प्रोवाइड कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। गवर्नमेंट हमें सिर्फ वो गुड्स प्रोवाइड कर रही है जो कि नेसेसरी है। सिर्फ उन गुड्स पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, बाकी गुड्स हमें परचेज करने पड़ते हैं अपनी इनकम के जरिए। लेकिन अब ये बात ये आती है कि भैया गवर्नमेंट हमें हर एक चीज फ्री में क्यों नहीं देती। गवर्नमेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाती है, वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यानी कि जब गवर्नमेंट को यह लगता है कि कोई चीज कॉस्ट इफेक्टिव है तब वो उस चीज को फ्री में अवेलेबल करवाती है, वरना नहीं करवाती है। मतलब वेलफेयर के लिए अच्छा है तो अवेलेबल करवाएगी, नहीं तो नहीं करवाएगी। अब कहीं की चाहत होगी गवर्नमेंट मर्सिडीज बांट दे फ्री में, क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगी? गवर्नमेंट नैनो तक ना दे फ्री में तुम्हें, मर्सिडीज काहे को देगी? क्योंकि इसका एक मेन रीजन क्या है कि वो एक क्या है, लग्जरी गुड्स है। तो गवर्नमेंट सिर्फ उन चीजों पर खर्चा करती है जो कि नेसेसरी है, काफी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, ठीक है, चाहे वो बाकी सर्विसेज को लेके हो। तो अब एक टर्म क्या है यहाँ पे, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप लोग कभी मूवी देखने जाते हो, है ना, मूवी देखने गए होंगे कई बार सिनेमा हॉल में, तो अगर मूवी देखने जाते हो तो क्या मूवी की सिर्फ टिकट प्राइस डिपेंड करती है? क्या मूवी देखने जाओगे? नहीं, कुछ और चीजें भी हैं। पहली बात, आप सिनेमा हॉल तक जाओगे, वहां पे भी कुछ ना कुछ खर्चा आएगा, आप कोई ना कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस वहां पे बनेगा, तो आप वो भी देख के चलोगे। मतलब आप अपनी सारी कॉस्ट को ऐड कर लेते हो कि भाई मैंने ट्रैवल किया तो मेरा कितना पैसा खर्च हुआ। अब भाई जाऊंगा, किसी के साथ जाऊंगा, किसी खास दोस्त के साथ, ठीक है, तो भाई खर्चा भी लगेगा, कहीं मतलब उसे खिलाने ले गया तो भाई रेस्टोरेंट का बिल बनेगा, तो हम वो सब चीजें भी देख लेते हैं। तो सारी चीजें जब हम कॉस्ट को एनालाइज कर लेते हैं तब हम ये देखते हैं कि जो हमें मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो उससे ऊपर है या नहीं है। अगर मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उस कॉस्ट से ज्यादा है तो हम वो मूवी देखने जाते हैं, वरना मूवी देखने नहीं जाते हैं। वरना हम अपनी खास दोस्त को भी करते हैं मना कि भाई अपने घर रह, ठीक है, और मैं भी अपने घर रहूंगा, हम नहीं जा रहे कहीं भी मूवी वगैरह देखने, ठीक है, क्योंकि अब पता है भाई खाना का कॉस्ट बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, पैसा फालतू लग जाएगा और पता लगे मूवी भी ऐसी ही निकली बकवास सी, फिर तो सारे मूड की धज्जियां उड़ जाएंगी, है ना। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट, एग्जांपल देके समझाया है, पर ये था होता है क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि जब भी हम कोई चीज करते हैं हम हर तरह के कॉस्ट को देख लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है उससे फालतू है या नहीं है। इसी को बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर कंक्लूडेड दैट पब्लिक गुड्स शुड बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। हम सब जानते हैं कि जो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड हमें करती है, एक तो पहली बात हम उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब ये नहीं है कि मैंने यूज कर लिया बाकियों को रोक दूंगा कि भाई पब्लिक का पार्क है, ठीक है, वहां मैं अपनी बिल्कुल लठ लेके खड़ा हो गया कि भाई ये पार्क मेरा है तो मैं एंट्री नहीं करने दूंगा, मैं तुम बाहर जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। जैसे अंकल नहीं करते बूढ़े अंकल, अब तुम क्रिकेट खेलने चले जाओ तो भगा देते हैं वहां से, कह रहे अच्छा असर फोड़ेगा हमारा यहाँ, ठीक है, ले आया फ्लैश की बॉल, कुत्तों खेल लेगा हमारे सर में मारेगा, भागो यहाँ से, ठीक है। तो भाई वो चीजें वैसे असली में अलाउड नहीं होती, पर दिक्कत है तुम अब कुछ कर भी नहीं सकते, बेचारे बड़े बुजुर्ग हैं, तुम्हारे मारेंगे दो रैप्टा, ठीक है, तुम फिर भी जाओगे वहां से, तो अच्छा नहीं लगता है। तो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है वो। इसका मतलब क्या है कि वो सबके यूज के लिए होती है, अब वो हमारी पर्सनल चॉइस है, उसे यूज करे चाहे ना करे। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, इन नेचर कंक्लूडेड दैट पब्लिक गुड शुड बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। इसलिए जो है पब्लिक गुड को हम प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। द एनालिसिस of cost and benefit is a role of evaluate any project but it has no one big drawback। अब यहाँ पे समझते हैं जो एनालिसिस है ना किसका, कोस्ट और बेनिफिट का, वो क्या एक रूल है ये इवेल्युएट करने में कि हमें किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें सारी कॉस्ट मिला के सेटिस्फेक्शन या फिर जो प्रॉफिट है वो ज्यादा मिल रहा है उस चीज से, तो हम तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना हम इन्वेस्टमेंट उस चीज पे नहीं करेंगे। अब बट इट हैज वन बिग ड्रॉबैक, अब इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, व्हेन द बेनिफिट एंड कॉस्ट आर नॉट इन सेम यूनिट देन वी कैन नॉट यूज कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। अब सपोज करो
जो कॉस्ट है और बेनिफिट है वो दोनों अगर सेम यूनिट में मेजर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो एक लैक होता है इस मेथड का। अब एक बार बताओ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मूवी का, आपने मूवी का खर्चा लगा दिया, मूवी की टिकट पे इतना खर्चा हुआ, आप उस रेस्टोरेंट में ले गए उसका इतना खर्चा हुआ, और चीजों पे इतना खर्चा हुआ, लेकिन सपोज करो जो एक्चुअल जो खर्चा मतलब सेटिस्फेक्शन है उसे आप मेजर ही नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि मेरे लिए ये ट्रिप थी ये बढ़िया रही है बेकार रही, ठीक है। तो वो चीज होती है यहाँ पे, तो वो वाला एग्जांपल है। अब एग्जांपल में देखो, व्हेन कॉस्ट ऑफ अ पर्सनस लाइफ इज कंपेयर्ड विद सेफ्टी कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्ट अ लाइफ। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, एक पर्सन की जिंदगी को कंपेयर करते हैं किससे, एक कॉस्ट ऑफ लाइफ के साथ। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, आजकल आप दिल्ली के हालात देखो, जहां पे थोड़ी सी बारिश होती है नाम मात्र, जहां पे गर्मी बिल्कुल हमारी यूं मतलब 4 बूंद बरसेगी और गर्मी बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाएगी। लेकिन अब होता क्या है ऐसे सिस्टम में, अब भाई जब गवर्नमेंट ऐसा काम करती है, भाई हर जगह वाटर लॉगिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, खंबे में से तार गिर के पानी में जाते हैं, अब बारिश से बाहर निकलो पैदल, पता लगे किस दिन खंबे में चिपके रह गए हमेशा के लिए। तो इतना खराब सिस्टम हो चुका है, मतलब कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर है इंसान की जिंदगी की, कीड़े मकोड़े फालतू सेफ है हमसे। तो ये हालात हो गए हैं दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, तो ये होता है कि देखो एग्जांपल मैंने कह दिया यहाँ पे पर्सन की जिंदगी, ठीक है, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी एक सेफ्टी कॉस्ट से, यहाँ पे कंपेरिजन नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड इस टॉपिक में फेल हो जाता है। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, कॉमन रिसोर्सेज एंड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। अब कॉमन रिसोर्सेज समझते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत बड़ी मात्रा में और सबके यूज के लिए है। अब सूरज की रोशनी सबके लिए अवेलेबल है, पानी सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा मात्रा में है और सबके लिए अवेलेबल, हम क्या बोलते हैं कॉमन रिसोर्सेज। लेकिन हम यहाँ पे क्या दिक्कत आते हैं वो समझते हैं, और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या होता है वो भी समझेंगे हम। पहले यहाँ पे देखो, कॉमन रिसोर्सेज विच आर राइवल इन कंजप्शन, यानी कि जो कंजप्शन में क्या है राइवल है एक दूसरे के, मतलब मैंने यूज कर लिया किसी और के लिए नहीं बचेगा, उसने यूज कर लिया किसी और के लिए नहीं बचेगा। तो अब एक सपोज करो, अब किसी दुकान में 5 ही आइसक्रीम रखी है, वहां 10 जने पहुंच जाए, अब आपस में भिड़ेंगे यार मैं खाऊंगा यार ये तो मैं खाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, कंजप्शन में राइवलरी चल रही है कि भाई तू कंज्यूम करेगा या मैं कंज्यूम करूंगा। अब यूं तो है नहीं कि भाई आधी तू खा ले आधी मैं खा लूंगा, नहीं वो सिस्टम नहीं चलता यहाँ, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आता है, तो कॉमन रिसोर्सेज विच आर राइवल इन कंजप्शन बट दे आर नॉट एक्सक्लूडेबल, पर वो क्या है एक्सक्लूडेबल यहाँ पे नहीं है। अब एक्सक्लूडेबल नहीं है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे राइवल तो है, अब इसमें आपको एग्जांपल दूं नेचुरल रिसोर्स में वाटर का। अब जो वाटर है या फिर जो सनलाइट है, जो विंड एनर्जी है, ठीक है, इन सबकी राइवल्स तो है कि कंजप्शन तो भाई कोई एक करेगा दूसरा नहीं कर पाएगा, वो चीजें तो हैं, लेकिन दिक्कत क्या है वो एक्सक्लूडेबल नहीं है। एक्सक्लूडेबल क्यों नहीं है, अब जितना मर्जी यूज करो खत्म हो ही नहीं पा रहा। इसलिए यहाँ पे एक चीज और होती है कि लोग इसे इनएफिशिएंट तरीके से यूज करते हैं। अब यहां पर देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ ओवर कंजप्शन। ये कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओवर कंजप्शन, यानी कि जब लोगों को लगे कि कोई भी रिसोर्स फ्री में है उसको अंधाधुंध यूज करते हैं फिर लोग, चाहे हमारा वाटर हो गया, जितना मर्जी पानी यूज करते हैं, और हम क्या बोलते हैं स्लोगन में, सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। लेकिन वाटर बस बचता रहा है, नहाने होते एक बाल्टी से, हम नहाते हैं 5 बाल्टी से, ठीक है। और कहीं पे भी मतलब क्या बोलूं मैं, इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स को हम यूज करते हैं इनएफिशिएंट तरीके से। लेकिन जब ये चीज खत्म हो जाएगी ना, फिर लोगों को बोलेंगे अच्छा हमारे कुएं में से पानी पिएगा, निकल यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम पिएंगे, ऐसी चीजें हो जाएंगी फिर। ऑफ कॉमन रिसोर्सेज एग्जांपल क्या है, कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड इन विलेज एंड पॉन्ड विच हैज फिशेस। अब देखो कॉमन ग्रेजिंग फील्ड हो कोई, अब कॉमन ग्रेजिंग फील्ड मतलब क्या है कि भाई गांव में जो है एग्रीकल्चर काफी बड़े लेवल पे होता है। सपोज करो अरे कॉमन फील्ड है अपनी गाय वगैरह को चराने का। अब कोई हो भाई, आपने सुना हो ना पुराने जमाने में क्या होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि रजिस्ट्री होती नहीं थी उस जमाने में। अब आप एक बार सोचो, देखो उस टाइम पे जमीनें वगैरह थी वो किसी ने कहीं से कब्जा करके ली होगी ना, कि भाई यहाँ कब्जा मार दिया वहां कब्जा मार दिया, 3-4 जगह भाई लटका दी अपने की भाई ये तेरे भाई की प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम रजिस्ट्री का कंसेप्ट ही नहीं था, तो अब आया है कंसेप्ट की भाई अपने नाम पे करवा लो, ठीक है, पैन कार्ड लगता है हमारी प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, फिर ये हमारे वारिस हो गई के पास जाएगी, ठीक है। तो वो चीज थी। अब कॉमन ग्रेजिंग कोई भी फील्ड है, अब वहां पे सोचो कोई पावरफुल पर्सन है, सरपंच आ गया, कोई पंच आ गया, या फिर कोई पहलवान सा ठाडा सा, ठीक है, वो चला गया वहां, वो कह रहा भाई तुम्हारी भैंस दिखनी नहीं चाहिए, हमारी भैंस के लिए घास कम पड़ जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीजों के लिए क्या करते हैं वहां पे हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो ये दिक्कत होगी। दूसरा इनएफिशिएंट यूज भी करते हैं कि भाई सारे आसपास के गांव वाले भी अपनी गाय भैंस लेके उसी उसमें घुस गए फील्ड में कि जाओ भाई चलो खाओ पियो और सुबह दूध देना बढ़िया वाला, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग कि हम लोग ओवर कंजप्शन कर रहे हैं उस नेचुरल रिसोर्स का। तो इसके ऊपर मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है सहारा डेजर्ट का।
आप लोगों को पता भी होगा सहारा डेजर्ट बनने का एक मेन रीजन यही था। ओवरग्रेजिंग तो नहीं, ओवरग्रेजिंग था, ये नहीं था कि लोगों ने उसे यूज किया था। लोगों ने उस टाइम क्या किया था, हमको अगर एग्जांपल दो सहारा डेजर्ट का, तो उस टाइम क्या हुआ था, जो राजा थे ना, किंग वगैरह, उन्हें भाई शिकार करने का बहुत शौक था, तो उन्होंने भाई साहब शेर पे शेर निपटा दिए सारे के सारे, कहते शेर ही मारेंगे, अरे कुत्ता बिल्ली छोटी बड़ी चीज है, शेर मार दे सीधा, तो उन्होंने शेर निपटा दिए। अब दिक्कत है, वो थे थोड़े से बेवकूफ टाइप, अक्ल थी नहीं उस टाइम, पढ़े लिखे होते नहीं थे, ठीक है, तो उन्हें फूड चेन का कंसेप्ट मिला था। काश मैं उस जमाने में होता ना, पढ़ा गया था कि फूड चेन नाम की कोई चीज होती है, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, पर दिक्कत है मेरा शिकार कर देते अगले दिन, ठीक है। तो वो चीज, तो फूड चेन का मतलब क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि भाई जो शेर है, ठीक है, वो हमारे हर्बीवोरस को खाएगा, और जो हर्बीवोरस है मतलब जो हमारे गाय सॉरी वो जो है क्या नाम है, बकरी वगैरह सबको खाएगा, और बकरी वगैरह जो कंज्यूम करते हैं घास को कंज्यूम करती है। अब बेचारे जब शेर बचे ही नहीं तो कौन बचे, सिर्फ बकरी वगैरह बच गए, ठीक है। अब शेर का तो खत्म कर दिया हमने, तो बकरियां वगैरह भाई अपनी प्रोडक्शन वगैरह कर रही है, अपनी जनसंख्या बढ़ा रही है। अब उन्होंने बार बार जो है वो घास को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, कि ओवर ग्रेजिंग शुरू कर दी। जब ओवर ग्रेजिंग शुरू कर दी तो सिंपल सी बात है, एक टाइम पे उस जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स थे उसकी कमी पड़ गई और वो जमीन बंजर हो गई, और ये एक बेसिक था जिसके जरिए सहारा डेजर्ट बना था। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, तो ग्राउंड इन अ विलेज एंड पॉन्ड विच हैज फिशेस। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, अब देखो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन क्या होता है वो समझते हैं। ड्यू टू नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, मतलब हम उसे जितना मर्जी एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन रिसोर्सेज विल बी एक्सप्लॉइटेड मोर देन एफिशिएंट लेवल। तो जो कॉमन रिसोर्सेज है उसको हम एफिशिएंट लेवल से भी ज्यादा यूज करते हैं, मतलब पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, ताकि क्या हो जाए, एक टाइम पे वो खत्म होने के कगार पे ही आ जाए। अब आगे समझते हैं। और यही एक दिक्कत है कि जो हमारा जो लालच है इंसानों का वो खत्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, और कंट्रोल अगर नहीं किया गया फिलहाल के हालातों को देख के तो फ्यूचर में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब यहां समझते हैं एक और पॉइंट ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के बारे में। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स प्रॉब्लम इज अराइजन बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ये क्या आता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से प्रॉब्लम अराइज होती है when one member takes decision, जहां पे एक मेंबर डिसीजन लेता है, they do not consider negative effect of their action, लेकिन वो अपने जो भी उन्होंने किया है उसके नेगेटिव इफेक्ट को देख नहीं पाते कि भाई इसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एग्जांपल, सपोज देयर इज अ कॉमन पॉन्ड इन विलेज, गांव में सिर्फ एक ही पॉन्ड, मतलब पॉन्ड है, तालाब है, विलेज में एक ही तालाब है, विच हैज फिशेस फॉर विलेजेस, जिसके अंदर कुछ मछलियां हैं। अब भाई यहाँ पे वही सेम है कि सब अपने हिसाब से मछलियां निकाल रहे हैं कि खत्म ना हो जाए, कि भाई मैं तो भाई मछलियां बेच बेच करोड़पति बनूंगा, सारी मछलियां निकाल लेता हूं उस पॉन्ड की, तो आसपास के गांव के लोग भी आ गए। अब इस तरीके से क्या हुआ, उस पॉन्ड से हमने एक तरह से उस जीव का पूरी तरीके से खात्मा ही हो जाएगा। तो ईच विलेजर टेक्स फिशिंग एक्टिविटी, तो सारे विलेजर क्या करते थे, सिर्फ फिशिंग एक्टिविटी करते थे उस तालाब में जाकर, टू मैक्सिमाइज देयर कैचेस, ताकि वो अपने कैचेस को यानी कि अपने पैसों को मैक्सिमाइज कर पाए, क्योंकि जितनी मछली पकड़ेंगे उतनी फालतू चीजों को बेच पाएंगे मार्केट के अंदर, और उतना ही रेवेन्यू क्या होगा, जनरेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड, उनके ओन नीड के हिसाब से, बट व्हेन इंडिविजुअल टेक फिशिंग एक्टिविटी शी रिड्यूसेस टोटल फिशेस अवेलेबल। तो इस तरीके से क्या होगा कि जितनी फिशेस अवेलेबल है वो रिड्यूस हो गई टू अदर विलेजर्स, बाकी विलेजर्स के लिए। दिस सिंपल इंडिविजुअल मैक्सिमाइजेशन, तो इसमें क्या है कि हर आदमी सोच रहा है क्या कि मैं अपनी कैचेस को मैक्सिमाइज कर पाऊं, मैं अच्छे से एफिशिएंट यूज कर पाऊं, मैं इस चीज का अच्छे से बेनिफिट कर पाऊं। जैसे कि हम आपस में लड़ते भी रहते हैं कई बार इंटरनेशनल वाटर को लेके, सबको पता होगा इंटरनेशनल वाटर क्या होता है, कि जैसे कि हमारे टेरिटरी के बाहर जो वाटर है उसके लिए लड़ते रहते हैं बाकी देशों से, तो वो काफी दिक्कत वाला माहौल बन जाता है। एक्सरसाइज विल क्रिएट नेगेटिव इफेक्ट, इस जगह क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है किसको, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, on other individuals, which is case of negative externality. If there is any social planner, अगर मान लो कि यहाँ पे गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन लेके आ जाए कि भाई आप लोग इतनी ही मछली निकाल पाओगे, आप एक टाइम पे इतनी ही फिशिंग कर सकते हो, तो अगर कोई हम सोशल प्लानर यहाँ पे बनाए कि कोई प्लान बना के काम करे, तो वो दिक्कत नहीं होगी कि भाई हम लोग न्यूट्रिएंट्स भी डाल रहे हैं तालाब के अंदर ताकि और मछलियां टाइम टू टाइम बनती रहे, तो वो सारी चीजें भी हो। देन manner which allows every individual, अच्छा एक मिनट, then she can distribute total fishes, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस फिशेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं in some equitable manner, किसी एक अच्छे तरीके से, which allows every individual to enjoy fruit of common resource, और इस तरीके से जितने भी हमारे इंडिविजुअल हैं वो उस चीज का बेनिफिट उठा पाएंगे। सपोज करो तालाब में आप फिशिंग ना करके उनके लिए न्यूट्रिएंट्स डालो, एक पर्टिकुलर लेवल तक क्या फिशिंग करो ताकि बार बार फिश जो है वो रिप्रोडक्शन कर सके और नए नए फिश वहां पे आते रहे, वरना क्या होगा अगर सब लोग उससे सिर्फ
किल करने पे ध्यान देंगे या फिर निकालने पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो पॉन्ड जो है वो बिना फिश के रह जाएगा, खाली हो जाएगा पूरे तरीके से, कोई मछली नहीं मिलेगी वहां पे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। अब सॉल्यूशन देखते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स। अब यही से कंसेप्ट आया प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि यहां पे वो कंसेप्ट खत्म हुआ जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस है ना भाई, वो सिस्टम खत्म हो गया। वैसे रजिस्ट्री शुरू हो गई ना, वैसे ही अब सबको क्या मिलने लग गया, प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी के हक मिलने लग गए कि उसके नाम पे भाई गवर्नमेंट ने बनवाया पेन कार्ड कि भाई तेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट है, उसका सारा पुख्ता सबूत गवर्नमेंट अपने पास रखेगी कि भाई ये चीजें तेरे नाम पे है। तो प्रॉपर्टी राइट्स अब यहाँ पे गिवन होने शुरू हो गए। इट कैन बी सोल्व थ्रू क्लियरली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स। इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं कि हम प्रॉपर्टी राइट्स को लागू कर दे। प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड अथॉरिटी टू एन इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल को अथॉरिटी देती है, किस चीज की अथॉरिटी, कि आप उस चीज को यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, और अगर आप यूज कर पा रहे हो तो कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर पाएगा। सपोज करो कोई लैंड अगर किसी पर्सन के नाम पे है, मतलब उसके पास उसकी प्रॉपर्टी अथॉरिटी है, उसका मतलब क्या है कि कोई भी और पर्सन उस लैंड को लेके क्लेम नहीं कर सकता। तो ये चीज होती है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी राइट, और ये हमने यहाँ पे समझा इस चैप्टर को काफी डीप में, और चैप्टर हमारा हो चुका है खत्म। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, और किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और इस वीडियो का या फिर इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट होगा मैं डलवा दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब जिसको ऐसे उतारना है उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।